अनादि मी अनंत मी, अनादि मी अनंत मी, अवध्य मी भला, मारिल रिपु जगती असा कवण जन्मला, कवण जन्मला। अनादि मी अनंत मी। अट्टहास करीत जई धर्मधारणी, मृत्युसीच गाठ घाल मी घुसेरणी, अग्नि जाळी मजसी ना खड्ग छेदितो, भिवुनी मला भ्याड मृत्यू पळत सुटतो, खुळारी तया स्वये, मृत्यूच्याची भीतीने भिवू मजसिये, भिवू मजसिये। अनादि मी अनंत मी, अनादि मी अनंत मी, अवध्य मी भला, मारिल रिपु जगती असा कवण जन्मला, कवण जन्मला। अनादि मी अनंत मी। जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मित्रों, कल हमने बात की थी अंग्रेज जब 1765 में एक भारत का वास्तव बने, उसी के कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए 1757 के प्लासी के विजय के बाद का अगर आप इतिहास पूरा देखोगे तो स्पष्ट तौर पे उस वक्त की जो भारतीय राजनीति थी वो आपको समझ में आ जाएगी। अगले यानी 1757 से आगे 10-12 सालों में आप देखोगे तो मराठे और निजाम ये दोनों आपस में लड़कर अपने आप कमज़ोर होते गए हमको दिखते हैं। पानीपत की हार से उत्तर में मराठों की तो साख पूरी तरह से ख़त्म हुई थी। वहीं रोहिलाखंड, अवध के सीमावर्ती क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आज का पाकिस्तान, जय सिंध, बलूचिस्तान में यहाँ सब 350 से ज़्यादा ये हमारे चिरकुट चवन्नी छाप जो नवाबों का ये था ना, वो अपनी अपनी स्वतंत्र रियासतें बनाकर राज करने लगे थे। जाहिर है इन सब चिरकुटों का एक राष्ट्र, भारत माता, उसकी संस्कृति, इनसे कोई लेना देना नहीं था। हर एक मोमिन तब तुर्की के खलीफा का सर्टिफिकेट लेने के लिए आमादा था। इवन टीपू ने भी अपनी इस्लामी रियासत की मान्यता पत्र प्राप्त करने के लिए तुर्की खलीफा को पत्र भेजकर विनती की है। बताइए, टर्की दिल्ली का बादशाह वो निर्वासित और शुजा के अवध राज्य का आश्रित हमारा टर्की मुगल सुल्तान, इसने तो पूरा पूर्व भारत जो था वो अंग्रेजों के चरणों में स्वाहा कर दिया था। उतना ही नहीं किया, मराठों की तरह अंग्रेजों को जीएसटी कलेक्शन का अधिकार भी उसने दे दिया था। बताओ, यहाँ महाराष्ट्र में नाना पेशवे के बाद में राष्ट्र उभारने के लिए जो राजकीय स्थैर्य
लगता है ना, उसका अभाव निर्माण हुआ था। मित्रों, कहते हैं कि राजकारण में एम्प्टी स्पेस कभी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। 1761 के नाना के मरने के बाद और प्लासी विजय और बक्सर विजय के बाद अंग्रेज उस स्पेस में भारत में फिट बैठ गए, और वो फिट हो भी गए, क्योंकि उनके पास रॉबर्ट क्लाइव जैसा दिव्य स्वप्न देखने वाला और दृष्टा राजनीतिज्ञ भी था। ये उनका एक एडिशनल वैल्यू एडिशन अंग्रेजों का हो गया। अब क्लाइव जैसे समर्थ नेतृत्व ने अंग्रेजों को आगे एक निश्चित लक्ष्य दे दिया। ये बहुत बड़ा काम रॉबर्ट क्लाइव ने किया है। अब उसके परिणाम जो है वो हम देखते हैं, वो कभी बाद में देखेंगे। पानीपत के बाद मित्रों, आप उत्तर भारत के मराठी राज्यों को अगर देखेंगे, मैं ग्वालियर हो गया, सागर हो गया, धार हो गया, इंदौर हो गया, देवास हो गया, इन जैसे 10-12 तो मैं गिना ही सकता हूँ। तो मोटे तौर पे ग्वालियर, सागर, धार, इंदौर, इनको देखिए। अकेले हमारे वयोवृद्ध लेकिन हटवादी और सेटिंग में कमाल के माहिर अगर मल्हारबा को छोड़ दें तो पुराना कोई नहीं वहां बच पाया था। हाँ, वैसे मल्हारबा भी, उनका निधन भी 1766 में हुआ है। बाकी छोटे मोटे और जो 10-12 रियासतें थी, वो तो पूरी रियासतें क्षमताहीन और निष्प्रभ सरदारों की थी। उसे रियासत भी कहना थोड़ा सा जागीर कहेंगे, रियासत भी हम उन्हें नहीं कहते, इतनी छोटी ही थी। बुंदेलखंड पे नजर डालो। बुंदेलखंड पे नजर डाल के हम देखते हैं कि गोविंदराव की हत्या के बाद उनके 2 सुपुत्र थे, बालाजी और गंगाधर पंत। लेकिन ये दोनों सुपुत्र बालाजी और गंगाधर कभी राजा बन ही नहीं पाए, क्योंकि वो मन से ही उन्होंने कभी अपने आप को राजा माना ही नहीं। क्योंकि वो बड़ी सोच जो होती है ना राजा बनने वाली, वो उनमें कभी मित्रों पनपी ही नहीं। दुर्भाग्य है उन दोनों का। मरते दम तक हमेशा उनकी नजर पुणे पे गड़ी रही थी। अब दुर्भाग्य से जिस पुणे पर वो आशान्वित होके देख रहे थे, वो पुणे भी इन 10-15 सालों में अशांत रहा। वो स्थैर्य पूरा का पूरा पुणे में भी नष्ट हो चुका था। अटपटा लगेगा, लेकिन मैं कह दूं कि मानसिक स्थैर्य तभी आता है मित्रों, जब आपके घर की मातृशक्ति सक्षम हो। अटपटा लगेगा, लेकिन आप अगर सोचोगे तो आपको मैं जो कह रहा हूं वो आप समझ जाएंगे कि भाई, जब तक आपके घर की, कुटुंब की जो मातृशक्ति है वो सक्षम नहीं हो जाती, आपको स्थैर्य कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि आपके परिवार के दरवाजे के बाहर सारी विश्व की दुष्ट शक्तियां 24/7 आपकी राह ताकते बैठती रहेगी या होती है। वो तो बाहर, वो तो बैठी होती है कि कब आप बाहर आए और कब आपको हम अपने पंजे में ओढ़ ले। तो मातृशक्ति सक्षम होना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। और 21वीं सदी में तकरीबन 300-350 साल के बाद डीप स्टेट को, चर्च ऑफ इंग्लैंड को पहली बार ये पता चला कि भाई, हम टारगेट तो हिंदुओं को कर रहे थे, लेकिन उसमें 350 साल हमें सफलता क्यों नहीं मिली। सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि आप मातृशक्ति को भूल गए थे। आदेड़ ने संसद में क्या कहा, आपने सुना होगा ना, कि भाई हिंदू धर्म शक्ति की पूजा करता है।
और आगे का वाक्य उसने कहा था, हम शक्ति से हमें लड़ना है, उस शक्ति से हमें लड़ना है। ये अधेड़ का वाक्य था। शायद लोगों ने और हमारे टीवी वालों ने ये सब मजाक बना के छोड़ दिया, लेकिन वो अधेड़ सही कह रहा था। उनको मातृशक्ति को ही अब कमजोर करना है। उनके लगातार वो प्रयत्न शुरू हो गए हैं, क्योंकि मातृशक्ति कमजोर होने से घर में कलह उत्पन्न होता है और गृह कलह की वजह से ना आर्थिक स्थैर्य आपको मिल पाता है, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना सामाजिक स्थैर्य और स्वास्थ्य का लाभ आपको मिलता है। उस 10-15 साल में पूरे हिंदुस्तान में यही हाल था। राष्ट्र भावना की वो जो दिव्य सोच है ना, वो सोच ही स्वार्थ येन केन प्रकारेण जीवित रहने की संकुचित वृत्ति थी ना, उस वृत्ति में सब बदल गई थी। अंग्रेजों को अपने नए सोच से यहाँ पे कंफ्यूज्ड सामाजिक जीवन के हमारे हिंदू लोगों में, कंफ्यूज्ड हिंदुओं में कहे कि अंग्रेजों को ये अपनी नए सोच से, नए प्रकार की सोच से यहाँ पे कंफ्यूज्ड हिंदू को और कंफ्यूज करना बड़ा आसान हो गया और उनका लाभ भी उनको मिला, क्योंकि उनके कंधे पर, अंग्रेजों के कंधे पर हमारे हिंदुओं की तरह 1000 साल का मित्रों बोझ नहीं था। ये सबसे उनके लिए क्या कहते हैं उसको, बेनिफिट था उनको। नए विचार, नई रणनीति, नई सोच के साथ जनमानस को उन्होंने अपनी ओर बड़े आसानी से आकृष्ट कर लिया, क्योंकि हमारा समाज भी कंफ्यूज था। बदलाव तो चाहता ही था, क्योंकि 1000 साल के अत्याचार, मानसिक शोषण से हमारा समाज भी मुक्ति चाहता था। उनको कुछ नया लगा, नए के पीछे वो भागे। क्लाइव और हेस्टिंग्स दोनों ने हिंदुओं की ये कमजोर नस पकड़ ली और आते आते ही उन्होंने पहले सामाजिक व्यवस्था में बदलाव शुरू किए। आप देखेंगे लड़ाइयाँ बहुत कम की, या फिर सामाजिक बदलाव को लड़ाइयों से दूर रखा। वो कैटेगरी अलग रखी, युद्ध की कैटेगरी अलग रखी। आप बदलाव को देखते हो तो पाओगे कि मोहम्मद कासिम के आक्रमण से हम शुरू करते हैं। मोहम्मद कासिम के आक्रमण से पूरा बलूचिस्तान, सिंध से बौद्ध पंथ पूरी तरीके से उखड़ गया। अफगानिस्तान में तो नामशेष हो गया। उसके बाद आते हैं नीचे पूर्व बंगाल में। बंगाल में हो या बिहार में हो, यही दुर्जन शक्ति ने बौद्धों को नष्ट किया, हमारे सारे शिक्षा केंद्र को नष्ट कर दिया, और जो हमारी ज्ञान प्राप्ति की सोच थी ना, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से इन शक्तियों ने धक्का पहुंचाया। मित्रों, ये सबसे ज्यादा हमारे सामाजिक जीवन में एक प्राणघातक हमला सिद्ध हुआ। जब तक मित्रों आगे फ्रेंच बूसी नामक एक जनरल आधुनिक तोहफे नहीं ले आया, या फिर वो मस्केट बंदूकें जो आई वो नहीं आई, तब तक हमारे मल्हारबा का वो गनिमी कावा 100% सफल सिद्ध हुआ। लेकिन जैसे तोपे और बंदूकें आई तो उनके आने से पूरी तरह से यही गनिमी कावा निष्प्रभ होता हुआ हमें दिखाई देता है। इसे यानी इस बदलाव को मित्रों एक रणधुरंधर महापुरुष ने पहचाना था। उसका नाम है श्रीयुत महादजी शिंदे, और यही कारण है कि 1772 के बाद अगले 25 साल में हिंदुस्तान के राजकीय पटल पर आप बस महादजी शिंदे का चेहरा देखेंगे। हमारे गुरुजी ने भी लिखा है कि
फ्लेचर, लॉ, समरू या रिन माडेक, इन जैसे जो सेनानी थे उन्होंने अपनी अपनी सेना का रंग रूप और सेना का युद्ध साहित्य जमा करने में या युद्ध नीति की रणनीति में उन्होंने जो बदलाव के लिए काम किया ना, उन सब का अभ्यास पूर्वक आत्मसात महादर जी ने कर लिया। उन सबको महादर जी ने अभ्यास पूर्वक आत्मसात किया कि इन लोगों ने क्या क्या प्रयत्न किए अपनी सेना का रंग रूप पालटने के लिए, युद्ध रणनीति में क्या बदलाव किए। और मित्रों, यही कारण है कि उन्होंने उत्तर भारत में आगे 25 साल तक सफलता ला के दिखाई। वंदे मातरम।